गाइस, नमस्ते। केमन आछो सबाई? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल में नए हैं, मैं हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में वीडियो बनाती हूँ और मेडिकल एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस आपको ज़्यादातर इस चैनल में मिलेगा। तो आज का विषय है हेयर फॉल की रीजंस एंड उसके समाधान या ट्रीटमेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और वीडियो का मज़ा लीजिए और काफ़ी जानकारी भी साथ साथ मिलने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। तो हेयर फॉल के बारे में बात करने से सबसे पहले ऐसा कोई होगा नहीं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। बाल सबके झड़ते हैं और काश ऐसा कोई मिले जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो दिन में डेली बेसिस में 100 हेयर फॉल होना नॉर्मल है, यानी कि 100 बाल जो झड़ते हैं, अप टू 100 बाल झड़ना नॉर्मल है हमारे लिए। तो हमारा बाल का जो फेज है, हेयर का 3 फेज होता है, जिसमें एक ग्रोइंग फेज होती है जिसमें बाल ग्रो करते हैं, एक रेस्टिंग फेज होता है जिसमें बाल हेयर फॉलिकल्स जो है वो डॉर्मेंट या सोते हुए रहते हैं, और एक शेडिंग फेज होता है। तो ये 3 फेज से हमारे हेयर जाते हैं। अब जिनका हेयर शेडिंग फेज से गुजर के ग्रोइंग फेज में आए ही ना, तो उनको प्रॉब्लम होता है ज़्यादा हेयर फॉल का। उनके लिए जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग हेयर फॉल कहते हैं। तो अब रीज़न क्या होता है हेयर फॉल के लिए? पहला है स्ट्रेस। अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उस इंसान में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल, यानी कि बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये सब अगर नहीं है तो उसको भी हेयर फॉल हो सकता है। प्रॉपर स्लीप अगर नहीं है, जिनको रात में पूरी साउंड स्लीप नहीं मिलता है या 7 से 8 घंटे के कम सोते हैं, उनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे कि लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड अगर कोई यूज़ करते हैं तो उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होना एक बहुत आम बात है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान हेयर तो ग्रो करते रहते हैं, पर जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है, पोस्ट प्रेगनेंसी के फेज में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है किसी किसी को। अगर कोई बड़े सर्जरी से गुजरे है, कोई मेजर सर्जरी हुआ है, तो उसके बाद भी हेयर फॉल हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट आता है उनका रीजन फाइंड आउट करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखते हैं कि पेशेंट आते हैं, कहते हैं हेयर ऑयल सजेस्ट कीजिए, कुछ हेयर ऑयल देने से मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। हेयर ऑयल बेसिकली फैटी एसिड है जो केराटिन लेयर के ऊपर एक स्मूथनेस क्रिएट करता है, एक लेयर बना लेता है, और उससे क्या होता है, हेयर का हेल्थ अच्छा हो जाता है, हेयर शाइनी होती है, पर इससे हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। तो मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या है हेयर फॉल के लिए? हम लोग पहले तो रीज़न देखते हैं किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की लाइफस्टाइल खराब हो, किसी को बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, ठीक से सो नहीं रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनको पहले वो ठीक करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो देखते हैं, अगर कुछ डेफिशिएंसी है, यानी कि वाइटामिन्स जो है बाहर से अगर सप्लीमेंट देके हम लोग हेयर का मदद कर सकते हैं, खास करके बायोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ये सब बहुत पुष्टि प्रदान करता है हेयर को। तो ये अगर बाहर से हम लोग दे के हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं, तो सेकंड हम लोग ये कोशिश करते हैं। जिनको इससे भी फायदा नहीं होता है उनके लिए बेसिकली हम लोग स्प्रेज भी होता है, कुछ स्प्रेज जिसमें हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह। तो बोथ फीमेल एंड मेल के लिए हम लोग वो स्प्रे भी सजेस्ट करते हैं। अब आता है जिनको जेनेटिकली हेयर की प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से प्रॉब्लम है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। अगर कोई मरीज ये ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है तो उनको वाइटामिन्स या सप्लीमेंट्स दे के कोई फायदा नहीं होगा, तो उनके लिए हम लोग प्रोसीजर सजेस्ट करते हैं। अब काफ़ी नए नए प्रोसीजर्स आने लगे हैं
वो प्रोसीजर्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है PRP, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये प्रोसीजर अक्सर इतने कॉमन और पॉपुलर हो गए हैं कि पेशेंट खुद आके बोलते हैं मुझे PRP करवाना है। तो PRP में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने वाले हैं उस पेशेंट का ब्लड लेते हैं, बॉडी से ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने की वजह से जो ग्रोथ फैक्टर्स है और प्लेटलेट रिच हो जाता है, वो सीरम जो मिलता है वो प्लेटलेट रिच और ग्रोथ फैक्टर में भरपूर मात्रा में आ जाता है। अब उसको हम लोग स्कैल्प में यानी कि स्किन में हेयर के नीचे इंजेक्ट करते हैं। अब किसी किसी को इंजेक्शन से डर लगता है तो उनके लिए माइक्रो नीडलिंग होती है, माइक्रो नीडल करके भी PRP कर सकते हैं। तो जिन पेशेंट को इंजेक्शन से डर लगता है या नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए माइक्रो नीडल के थ्रू भी PRP ले सकते हैं। और ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोग स्कैल्प को नम कर लेते हैं, यानी कि सुन कर लेते हैं। सुन करने के लिए हम लोग पहले एक इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, उसके बाद ही PRP जो है वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है और पेनलेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसके बाद एक नया प्रोसीजर आया है फिलहाल में, जिसे कहते हैं हेयर फिलर। हेयर फिलर उनके लिए है जिनके हेयर बिल्कुल खत्म हो गया है और वो न्यू हेयर ग्रो करना चाहते हैं, पूरा स्कैल्प दिखने लगे हैं, तो उनके लिए हेयर फिलर है। हेयर फिलर में काफ़ी पेप्टाइड्स होते हैं और पेप्टाइड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ये भरपूर होता है। और बेसिकली जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम है वो हेयर फिलर के लिए जा सकते हैं। जिन लोगों को सिवियर प्रॉब्लम है हम लोग कैटेगराइज करते हैं, हेयर फिलर लेने के बाद भी किसी किसी को काम नहीं होता है क्योंकि उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर है, यानी कि उनका जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि फैमिली एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो उनके लिए हम लोग हेयर फिलर और साथ साथ PRP दोनों सजेस्ट करते हैं। तो हेयर फिलर क्या करता है, सबसे पहले हेयर फिलर अप्लाई करने से जो स्कैल्प जगह जो पोर्शन खाली होता है सर पे, उस पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बेबी हेयर्स बाल आने लगते हैं। तो उसके बाद हम लोग उनको PRP में डालते हैं। PRP करने से क्या होता है, वो जो बेबी हेयर्स है वो थिक होके फिर ग्रो करने लगता है। तो दोनों हम लोग हेयर फिलर और PRP का कॉम्बिनेशन भी कभी कभी किसी किसी पेशेंट को सजेस्ट करना पड़ता है। पर जिन पेशेंट को या जिन लोगों को बाल बिल्कुल ख़त्म हो गया है सर से, यानी कि जो स्कैल्प है वो बिल्कुल ख़त्म होके गंजा हो गया है और पूरा हेयर ख़त्म होके स्कैल्प दिखने लगा है, उनके लिए PRP या फिलर काम नहीं करेगा। उनके लिए डायरेक्ट हम लोग एकदम भी हेयर फॉलिकल्स डेड हो गया है तो उनके लिए हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट करते हैं। और जैसे कि सबको पता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसमें 9 to 12 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है न्यू हेयर आने में और तभी जाके उससे फ़ायदा मिल सकता है। ये था आज का टॉपिक हेयर रिलेटेड और हेयर ग्रोथ के ऊपर। आशा है आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला होगा हेयर फॉल और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक लाइक दे दीजिए इस वीडियो को, और मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में जाइए और मेडिकल एंड ब्यूटी रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको इस चैनल में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सब अच्छे रहिए। थैंक यू।